आज 8 मार्च 2026 है और क्रिकेट जगत के लिए ये कोई आम दिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। हाँ, आज अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,30,000 से ज्यादा दर्शकों के सामने T20 विश्व कप 2026 का महामुकाबला होने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने है। माहौल एकदम कह सकते हैं कि बिजली से भरा हुआ है। एकदम सही। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मुख्य विषय सिर्फ ये फाइनल मैच नहीं है। हाँ, आज हम एक बहुत ही खास खिलाड़ी के सफर पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज बात होगी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी कहानी किसी भी खेल प्रेमी के रोंगटे खड़े कर सकती है। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। एक ऐसा नाम जिसे सालों तक सिर्फ प्रतिभाशाली लेकिन अस्थिर कहकर खारिज किया जाता रहा। हाँ, और वही खिलाड़ी जो आज भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बनकर उभरा है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास आज बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे इंडिया टुडे, माई खेल और हिंदुस्तान टाइम्स के विस्तृत आर्टिकल्स। इसके अलावा कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों के बयान और कुछ दिलचस्प वित्तीय रिपोर्ट्स भी हमने शामिल की हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये सभी स्रोत मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगती। एकदम सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन सभी स्रोतों और आंकड़ों के जरिए हम उस रिडेम्पशन या यूं कहें उस वापसी के सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी अपनी खुद की कमजोरियों और लगातार हो रही आलोचनाओं से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचा है। बिल्कुल। और चयनकर्ताओं की जो अनदेखी रही ये सालों तक। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो अगर हम मौजूदा विश्व कप के शुरुआती सफर पर नजर डालें तो संजू के लिए शुरुआत वैसी ही थी जिसके वो शायद आदी हो चुके थे। मतलब उन्हें शुरुआत में ही बेंच पर बैठा दिया गया। हाँ, वो दौर किसी भी खिलाड़ी के लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाला होता है। बिल्कुल। अगर हम 2024 के विश्व कप को याद करें, जब भारत ने खिताब जीता था, उस पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसन टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। एकदम सही। वो सिर्फ पानी पिलाते रहे और बेंच से टीम को चीयर करते रहे। और अब 2026 के इस विश्व कप में भी कहानी वहीं से शुरू हुई। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई और संजू को फिर से उसी डगआउट में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। ये इंतजार कितना तकलीफदेह हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मौका तब मिला जब अभिषेक शर्मा बीमार पड़ गए। हाँ, उन्होंने वो मैच खेला, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा ठीक होकर वापस आए, संजू को फिर से प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जो दुनिया की किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखता है, उसे बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो टीम की पहली पसंद नहीं है। यहीं पर एक आम खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच का अंतर समझ में आता है। बिल्कुल। जब आपको पता हो कि आपकी जगह पक्की नहीं है तो अक्सर खिलाड़ी सुरक्षित खेलने लगते हैं। हाँ, अपनी जगह बचाने के लिए रन बनाते हैं। लेकिन संजू ने ऐसा नहीं किया। जब विपक्षी टीमों के ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय ओपनिंग जोड़ी संघर्ष करने लगी तो टीम मैनेजमेंट को मजबूरी में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संजू को वापस बुलाना पड़ा। और जब वो वापस आए तो उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद उनके सबसे बड़े आलोचकों को भी नहीं थी। और ये वो मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिकेट फैन उस रात को कभी भूल पाएगा। बिल्कुल नहीं। एक ऐसा मैच जहां हारने का मतलब था सीधा टूर्नामेंट से बाहर होना। 196 रनों का एक विशाल लक्ष्य सामने था और दबाव इतना था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें अटकी हुई थी। उस रात संजू ने सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 97 रन ठोक दिए। 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। क्या पारी थी वो। इस पारी की अहमियत सिर्फ इन चौकों छक्कों में नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये T20 विश्व कप के इतिहास में भारत द्वारा सफलतापूर्वक चेस किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। और ये सब उस खिलाड़ी के बल्ले से आया जिसे कुछ दिन पहले तक टीम में जगह के लायक भी नहीं समझा जा रहा था। इसके बाद सेमीफाइनल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ वो तो और भी अद्भुत था। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। उस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के निकले थे। वानखेड़े के उस पिच पर जहां बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, संजू मानो कोई अलग ही खेल खेल रहे थे। उन पारियों के बाद न्यूज आर्टिकल्स में संजू का एक बयान छपा था जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। क्या था वो बयान? उन्होंने कहा था कि मैं बहुत धैर्य और ढेर सारी आंतरिक मेहनत के साथ इंतजार कर रहा था। बोला है हाँ, ये आंतरिक मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी जीत है। मेरा भी यही मानना है।
ये आंतरिक मेहनत या इनर वर्क आखिर है क्या? इसका सीधा मतलब है अपने गुस्से, अपनी हताशा और अपनी उस ईगो को कंट्रोल करना जो कहता है कि मैं इतना शानदार खिलाड़ी हूँ, फिर भी मुझे बाहर क्यों बैठाया जा रहा है। बहुत सही बात कही आपने। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं को शांत कर लेते हैं, तभी आप सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल जैसे नॉकआउट मैचों में इस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर हम पूरे टूर्नामेंट के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज के फाइनल से पहले तक संजू ने 201.74 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। और कुल रन कितने हैं उनके? फाइनल से पहले तक उनके 232 रन हो चुके हैं। 201 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, वो भी विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में जहां हर गेंदबाज अपनी जान लगा रहा होता है। ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, उनका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट होना और 321 रनों के साथ टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोरर बनना, ये इस बात पर मोहर लगाता है कि उन्होंने केवल रन नहीं बटोरे हैं, बल्कि ऐसे मौकों पर रन बनाए हैं जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा दरकार थी। दबाव को इस तरह से सोखना और फिर उसे ही अपनी ताकत बना लेना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उनके खेल में। यहाँ से अगर हम आज के इस फाइनल मुकाबले की तरफ देखें तो कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कैसे? आज अहमदाबाद के मैदान पर कदम रखते ही संजू सैमसन एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। हाँ, वो रिकॉर्ड। अगर आज वो सिर्फ एक रन भी बना लेते हैं तो बतौर भारतीय विकेटकीपर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके 1000 रन पूरे हो जाएंगे। और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही विकेटकीपर ये कारनामा कर पाया है। महान MS धोनी। धोनी ने अपने करियर में 1617 रन बनाए थे। उनके बाद इस मुकाम तक पहुंचना ये साबित करता है कि संजू ने आखिरकार अपनी उस अपार प्रतिभा को निरंतरता में बदलना सीख लिया है। और निरंतरता की बात करें तो साल 2024 में उन्होंने जो किया वो भी तो किसी अजूबे से कम नहीं था। मुझे याद है दक्षिण अफ्रीका का वो दौरा, डरबन में 107 रनों की पारी और उसके तुरंत बाद जोहान्सबर्ग में नाबाद 109 रन। लगातार 2 मैचों में शतक जड़ना, और वो भी दक्षिण अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचों पर। वो एक कैलेंडर वर्ष में 3 T20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए थे। वहीं से इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट की वो सबसे मशहूर और पुरानी बहस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। आप संजू सैमसन बनाम ऋषभ पंत की बहस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हिंदुस्तान टाइम्स के स्रोत में इस बहस का बहुत ही शानदार और निष्पक्ष विश्लेषण किया गया है। जब आप भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मैंने भी उन आंकड़ों पर गौर किया। IPL के दौरान दोनों के प्रदर्शन में जो अंतर था वो साफ दिखाई देता है। सैमसन का स्ट्राइक रेट 163.5 का था, जबकि पंत का स्ट्राइक रेट 152.3 पर अटका हुआ था। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा कुछ और ही था। आप स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनके प्रदर्शन की बात कर रही हैं। बिल्कुल। बीच के ओवर्स में जहां अक्सर स्पिनर्स आते हैं और रनों की गति पर ब्रेक लगा देते हैं, वहाँ सैमसन का स्ट्राइक रेट 146 का था। दूसरी तरफ पंत उन्हीं स्पिनर्स के खिलाफ काफी संघर्ष करते हुए नजर आए और उनका स्ट्राइक रेट गिरकर 114.9 रह गया। T20 क्रिकेट में बीच के ओवर्स में ये 30 से ज्यादा रनों का अंतर किसी भी मैच का नतीजा तय कर सकता है। ये तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक T20 क्रिकेट में अगर आप 7वें से 15वें ओवर के बीच स्पिनर्स के खिलाफ 146 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं तो आप अपनी टीम के लिए सबसे कीमती खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि सैमसन ने दबाव वाले मैचों में ज्यादा हाई इम्पैक्ट पारियां खेली। रवि शास्त्री जैसे अनुभवी दिग्गज ने इस पूरे बदलाव को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। शास्त्री का कहना है कि संजू की इस अभूतपूर्व सफलता का राज अब उनकी तकनीक में नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक मजबूती और उनके शॉट चयन में है। सही कहा। उनका शॉट चयन पहले अक्सर चर्चा का विषय रहता था। वो कई बार बहुत अच्छी शुरुआत करने के बाद एक खराब शॉट खेलकर आउट हो जाते थे। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना थी। लेकिन अब शास्त्री के अनुसार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना है और ये भी समझ लिया है कि कब आक्रमण होना है और कब स्ट्राइक रोटेट करनी है। ये परिपक्वता रातों रात नहीं आती। इसके पीछे सालों की वो निराशा और बेंच पर बैठने का वो समय है जिसने उन्हें खुद का आकलन करने पर मजबूर किया। और ये परिपक्वता सिर्फ उनकी बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि उनके नेतृत्व में भी साफ नजर आती है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो उनका घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट का सफर बहुत कुछ कहता है।
घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी का वो मैच कौन भूल सकता है। उन्होंने नाबाद 212 रनों की जो पारी खेली थी, वो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज दौरा शतक था और दुनिया के किसी भी विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी। और वो सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं रहे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में उनकी यात्रा को देखिए। बिल्कुल, वो राजस्थान रॉयल्स के इतिहास में सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। उन्होंने महान शेन वॉन को पीछे छोड़ दिया है। जहां वॉन की कप्तानी में टीम ने 31 मैच जीते थे, वही संजू की कप्तानी में टीम 33 जीत दर्ज कर चुकी है। 2022 में वो टीम को फाइनल तक लेकर गए थे। लेकिन इन सब के बीच जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो IPL 2026 के मेगा ट्रेड से जुड़ी है। ये सच में बहुत बड़ी खबर है। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला हुआ है। कुछ 180 मिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की बात है। ये खबर सच में एक भूचाल की तरह थी। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी चैंपियन टीम ने IPL 2026 के लिए संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेड के लिए चेन्नई ने क्या दांव पर लगाया। उन्होंने अपने 2 सबसे बड़े मैच विनर्स रविंद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स भेज दिया है ताकि वो संजू को अपनी टीम में ला सके। जडेजा और सैम करन को छोड़ना ये सच में बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला क्रिकेट जगत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। आखिर चेन्नई सुपर किंग्स के थिंक टैंक को संजू में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने इतना बड़ा दांव खेल दिया। यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की दूरदर्शिता नजर आती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि लीडरशिप एक खिलाड़ी को कैसे निखारती है। हाँ, लीडरशिप किसी भी खिलाड़ी को 2 तरह से प्रभावित कर सकती है। या तो वो दबाव में बिखर जाता है या फिर वो निखर जाता है। संजू के मामले में कप्तानी ने उन्हें एक ठहराव दिया है। सालों तक एक युवा टीम को एकजुट रखना कोई आसान काम नहीं है। चेन्नई को अपने मध्यक्रम के लिए एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश थी जो स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेल सके, और भविष्य के लिए एक शांत और सुलझे हुए कप्तान की भी। तकनीकी रूप से बात करें तो क्रिकेट के हलकों में हमेशा संजू के लूज शोल्डर्स यानी उनके कंधों के लचीलेपन की बात होती है, और फास्ट हैंड्स यानी उनकी कलाइयों की तेज गति की भी बहुत तारीफ होती है। ये जो कंधों के लचीलेपन वाली बात है, इसका मतलब क्या ये है कि वो बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को टाइम कर पाते हैं? बिल्कुल सही। इसी लचीलेपन और कलाइयों की गति के कारण उनका टाइमिंग इतना बेमिसाल होता है। वो गेंद को लिंक नहीं करते, वो बस उसे टाइम करते हैं। उनकी बल्लेबाजी आक्रामक तो है, लेकिन उसमें एक कमाल का संतुलन है। चेन्नई जैसी टीम जो हमेशा से प्रोसेस और संतुलन पर भरोसा करती है, उसके लिए संजू से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता था। मैदान पर उनकी ये सफलता और उनके रिकॉर्ड्स तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन खेल के अलावा उनकी असल जिंदगी कैसी है, ये पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। जब हम वित्तीय रिपोर्ट्स और ब्रांडिंग की दुनिया पर नजर डालते हैं, तो आज के समय में संजू सैमसन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। उनकी कुल संपत्ति का जो अनुमान लगाया गया है, वो 850 मिलियन से लेकर 1 बिलियन रुपए के बीच है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और उनकी कमाई के जरिए भी बहुत अलग अलग हैं। सिर्फ BCCI का जो ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट है, उसी से उन्हें 10 मिलियन रुपए मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा IPL से आता है। IPL के इतिहास में उन्होंने अब तक 1.2 बिलियन रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इसके अलावा वो एंडोर्समेंट्स की दुनिया में भी एक जाना माना नाम है। केरल ब्लास्टर्स जैसी मशहूर फुटबॉल फ्रेंचाइजी के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यहाँ तक कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का चेहरा भी है। त्रिवेंद्रम में उनका अपना एक शानदार स्मार्ट होम है, जिसकी कीमत लगभग 60 मिलियन रुपए बताई जाती है। इस घर में उनका एक निजी जिम भी है। और अगर हम उनके गैराज की बात करें तो उसमें रेंज रोवर, ऑडी और BMW जैसी दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कारें मौजूद हैं। इन आंकड़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी ग्लोबल सुपरस्टार वाली चकाचौंध से भरी जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो है उनकी सादगी। इतनी दौलत और इतनी शोहरत के बावजूद वो अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप केरल चले जाइए, वहाँ हर उम्र के लोग उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखते। वो उन्हें प्यार से चट्टा बुलाते हैं, जिसका मलयालम में मतलब होता है बड़ा भाई। ये सच में बहुत खूबसूरत बात है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी अपने राज्य के लोगों के लिए सिर्फ एक बड़ा भाई बने रहना। और इस सादगी और ठहराव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण उनकी पारिवारिक जिंदगी है। बिल्कुल। उनकी पत्नी चारुलता रमेश उनकी सफलता के इस पूरे सफर में एक मजबूत पिलर की तरह खड़ी रही हैं। ये कोई बॉलीवुड स्टाइल की प्रेम कहानी नहीं है। वो दोनों मारीवानी कॉलेज में क्लासमेट थे। 2018 में जब उन्होंने शादी का फैसला किया,
तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी इवेंट नहीं हुआ। उन्होंने कोवलम में एक बहुत ही सादे समारोह में शादी की। चारुलता पेशे से एक HR प्रोफेशनल है और जानबूझकर खुद को मीडिया की नजरों और क्रिकेट की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करती हैं। एक ऐसे माहौल में जहां क्रिकेटर्स की जिंदगी का हर एक पल सोशल मीडिया पर मौजूद होता है, वहां इस तरह की निजता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने का जो भारी दबाव होता है, उसे संभालना आसान नहीं है। हर गेंद पर, हर शॉट पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें साथ चलती हैं। ऐसे में जब एक खिलाड़ी दिन खत्म होने के बाद घर लौटता है तो उसे एक सामान्य और शांत माहौल की जरूरत होती है। चारुलता का वो सामान्य जीवन और संजू का अपनी जड़ों से जुड़े रहना उन्हें वो मानसिक शांति देता है, जो मैदान पर उनके खेल में एक गजब के फोकस के रूप में सामने आती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो आज हमने जो कुछ भी समझा है उसका असल मायने क्या है। इन सारे आर्टिकल्स, पारियों के वीडियो और आंकड़ों को देखकर एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के मैदान पर उतरकर रन बनाने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है उस अंतहीन इंतजार की जब आप जानते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं लेकिन आपको मौका नहीं दिया जा रहा। ये लगातार हो रही आलोचनाओं को चुपचाप सहने की कहानी है और बार बार टीम से बाहर निकाले जाने की हताशा को अपनी प्रेरणा में बदल देने की कहानी है। और सबसे बड़ी बात ये अपने ही दम पर विश्व कप जैसे सबसे बड़े मंच पर वापस लौटने की कहानी है। एक साइड कैरेक्टर से उठकर सीधे पूरी कहानी का नायक बन जाने की। संजू ने ये साबित किया है कि अगर आपके भीतर धैर्य है और आप सही समय आने पर खुद को साबित करने का हौसला रखते हैं तो एक न एक दिन पूरी दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि आपके पास चाहे कितनी भी जानकारी हो, कितना भी ज्ञान हो या कितनी भी जन्मजात प्रतिभा क्यों ना हो, वो सब तब तक अधूरा है जब तक आप उसे सही समय पर और एक शांत सही मानसिकता के साथ लागू नहीं करते। संजू सैमसन के पास वो तकनीक और वो शॉट्स हमेशा से थे, लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने अपनी उस प्रतिभा को मानसिक मजबूती के धागे में पिरो लिया। बिल्कुल। और इसी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? इन सभी बातों और संजू के इस अविश्वसनीय सफर को देखकर क्या ये नहीं लगता कि आधुनिक खेलों में किसी खिलाड़ी का असली प्राइम उसके शारीरिक कौशल या तकनीक के बदलने से शुरू नहीं होता, बल्कि असली उड़ान तो तब शुरू होती है जब खिलाड़ी दुनिया को साबित करने की होड़ छोड़कर अपने ही दिमाग के भीतर चल रही शांत और अदृश्य लड़ाइयों को जीत लेता है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।